Hello everyone. In the last session of structure of atom, we have got a basic overview of atoms and the components of atom, that is electron, proton and neutron, and also the arrangement of atom in the 3D space. In this session, we are going to talk about the atomic models that have changed over time. So let's start with the today's session. Okay. So in the picture we can see that there are these different scientist name given and the different model pictorial formation is also given. First one is Dalton, then Thomson, then Rutherford, Bohr, Chadwick, and then we have got the modern. Okay, so let's look at each of them one by one. So the first one was Dalton. Dalton was an English school teacher who performed many experiments on atom. Dalton viewed atom as tiny small solid ball. His atomic theories has four statements. First one is atom are tiny individual particles. Second, atom of one element are all same. Third, atom of different element are all different. Fourth, compound formed by combination of atom. Okay. So उसने क्या कहा कि एटम एक छोटी बॉल की तरह है और हर एक एलिमेंट का, जैसे सोडियम है, कोई भी एलिमेंट सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सभी के एटम्स सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंट एटम नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट उसने कहा कि जो भी दो एलिमेंट अलग अलग होते हैं उनके एटम भी अलग होते हैं. हाइड्रोजन का अलग एटम होगा तो सोडियम का अलग एटम होगा. एंड फोर्थ पॉइंट ही मेंशन्ड इज कंपाउंड जो भी फॉर्म होते हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं. जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. सो थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज द डिटेल्ड मॉडल ऑफ द एटम. He proposed that the atom consists of uniform sphere of positive charge in which electrons are present at some places. His model is also known as plum pudding model. So let's have a pictorial representation of the same. So थॉमसन ने कहा कि एटम एक स्फीयर की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिप्ड हैं. जैसे कि तरबूज में होता है, उसमें बीए होते हैं, वैसे ही एटम एक स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाकी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज होती हैं. यहाँ हम फिगर में देख भी सकते हैं. उन्होंने अपने मॉडल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया. ओके, सो द थर्ड मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड. फॉर प्रपोजिंग हिज मॉडल he did an experiment that is known as alpha scattering experiment. So let's look it more closely. So रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सोर्स लिया जो कि अल्फा पार्टिकल सोर्स था. यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल पास कराया एक गोल्ड फॉइल पे और उन्होंने एक स्लिट सिस्टम का यूज़ किया था और स्लिट सिस्टम के लिए उन्होंने लेड प्लेट का यूज़ किया था. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों लेड प्लेट है. ये क्या कर रही थी, जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड हो रहा था तो एक डायरेक्शन दे रही थी जिससे अल्फा पार्टिकल्स हमारे इधर उधर ना जाएं, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाएं. ठीक, अब उन्होंने ऑब्जर्व किया जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे आए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हियर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे चले गए. अब ये हमें पता कैसे चल रहा था, उन्होंने एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली थी ZNS. तो ये क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ हिट किए तो ये स्क्रीन ग्लो कर रही थी. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट. ठीक, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इधर सीधे आए और थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. ठीक, और सम अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए और कुछ अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गए. सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व की. सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड और मोर क्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम. सो द फर्स्ट थिंग ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज नियरली 99.9% went straight without suffering any deflection. Second point, he observed a few of them got deflected through small angles, as I told earlier. And the third point, a very few alpha particles, that is about 20,000, did not pass through the foil at all but suffered a last deflection that is more than 90 degree. Okay, so let's look at it more closely in the picture. So what happens, he observed that
जो भी अल्फा पार्टिकल्स आए मैक्सिमम सीधे चले गए। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 में से एक लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो जब भी अल्फा पार्टिकल आ रहे होंगे तो एटम में बहुत सारे खाली स्पेस होंगे। ठीक, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो वो बिना डिफ्लेक्शन के चले गए। एटम में कुछ स्पेस होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल आए और थोड़े रिपेल कर गए, यहाँ पे थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए क्योंकि पॉजिटिव रिपल्स पॉजिटिव। और द थर्ड पॉइंट वी कैन से दैट अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज से टकराए और उन्होंने रिपल्शन ज़्यादा था तो बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ये हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what were the conclusions drawn from the above experiment. The first one is, since most of the alpha particle went straight through the metal foil undeflected, it means that there must be very large empty space within the atom. So उन्होंने कहा कि most of the alpha particles अगर सीधे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटम में बहुत ज़्यादा empty space होंगे। The second point he told is, since few of the alpha particles were deflected from their original path through moderate angles, it was concluded that the whole positive charge is concentrated and the space occupied by positive charge is very small in the atom. उन्होंने कहा कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे तो उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो भी हमारे एटम के अंदर है वो एक कंसेंट्रेटेड पॉइंट पे है, मतलब कि एक अलग अलग कंसेंट्रेटेड स्पेस में है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में बहुत कम स्पेस लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग ही टोल्ड इज, whenever alpha particle come closer to the point they suffer force of repulsion and deviate from their path. ठीक, the positive charged heavy mass which occupy only a small volume in an atom is called nucleus. It is supposed to be present at the center of atom. So the 2 point he concluded is, जो भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब पॉजिटिव चार्ज से के पास आते हैं तो वो डेविएट करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, वो हमारे एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। द थर्ड पॉइंट इज, a very few alpha particles suffered strong deflections or even return on their path, indicating that the nucleus is rigid and alpha particle required due to direct collision with heavy positively charged mass. उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिनमें स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस हुआ या फिर वो अपने पाथ से रिक्वाइल कर गए, मतलब अपने पाथ पे वापस आ गए। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा क्योंकि उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज से डायरेक्ट कोलिजन किया होगा। So on the basis of screening experiment, Rutherford proposed the model of atom, which is known as nuclear atomic model. According to this model, electrons revolve around the nucleus in closed orbit with high speed. This model was similar to solar system, the nucleus representing the sun and revolving electrons are planet. तो अपने मॉडल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल लेके कहा कि जस्ट लाइक सन एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज प्लैनेट। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेके कहा कि जो न्यूक्लियस है वो सन की तरह बिहेव करता है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं। We will have pictorial notations in the next slide. So this was the model proposed by Rutherford. In this picture we can see that the nucleus is at center containing positive charge and there is electrons which is here, there is electron which is revolving around the nucleus. So let's now discuss about the drawback of Rutherford model. The first one is could not explain stability of atom. So, according to Maxwell, electron loses its energy continuously in the form of electromagnetic radiation
As a result of this, electrons would lose energy at every turn and move closer and closer to nucleus following a spiral path. The ultimate result will be in the fall off into nucleus, making the atom unstable. So let's have a detailed explanation about this. So मैक्सवेल के थ्योरी के हिसाब से कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो एनर्जी लूज करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव कर रहा है अपने पाथ में तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा या फिर लूज करेगा। तो उससे क्या होगा, इसके पाथ का सर्कमफेरेंस कम होता जाएगा और एट ए टाइम एक ऐसा समय आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और चार्ज आइसोलेट हो जाएंगे हमारे। तो उन्होंने कहा कि दिस थ्योरी could not explain about the stability of atom. The second drawback that was found is if electron loses energy continuously, the observed spectrum should be continuous. But the actual observed spectrum consists of well-defined lines of definite frequency. Hence, the loss of energy by electron is not continuous in an atom. तो second drawback जो की पाया गया इस एक्सपेरिमेंट से या फिर इस मॉडल से वो था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका जो कि ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम था वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। बट जबकि हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट से जब हमें एक्चुअल स्पेक्ट्रम मिला वो कंटिन्यूअस नहीं था, बल्कि वो एक लाइन स्पेक्ट्रम और उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफिनिट आ रही थी। सो इन दिस सेशन वी हैव गॉट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट सम ऑफ द एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स, थॉमसन्स and finally Rutherford atomic model. So hope you all understood what we have taught in this session. Thank you. Have a nice day.